Hello friends, welcome to our channel. Today we are discuss about coronary artery disease. उसी का ये पैथोफिजियोलॉजी है. पैथोफिजियोलॉजी जो स्टार्टिंग है पॉइंट है वो है ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, यानी कि जितने भी कॉज हैं उसके उनके बेस पे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन हो गया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सारे उसके कॉज हैं, इटियोलॉजी है. उन इटियोलॉजी के आधार पे हम इसका पैथोफिजियोलॉजी हमने तैयार किया. ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर अक्यूमुलेशन ऑफ फैट डिपॉजिट कह सकते हैं. प्लेक कहाँ पे? कोरोनरी आर्टरी में. कोरोनरी आर्टरी का क्या काम रहता है? हार्ट के मसल्स को, सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन पहुंचाना, यानी कि नॉरिशमेंट करना. फैट डिपॉजिट हो जाने के बाद में कोरोनरी आर्टरी है उसका ल्यूमन नैरो हो जाता है, यानी कि उसका जो स्पेस होता है, ल्यूमन होता है, नलिका, बीचकाल, इंदर लाइनिंग, वो आपकी नैरो होने लगती है. और साथ ही वहां पे इंजरी हो जाती है एंडोथेलियल सेल, आर्टरी की जो एंडोथेलियल सेल होती है उसमें इंजरी हो जाती है. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. कोरोनरी आर्टरी है, इसमें 3 लेयर से बनी हुई होती है. ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा. तो ये जो इंटीमा यानी कि इंटरनल वाली लेयर है वो बनी हुई होती है आपके एंडोथेलियल, और उसमें एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं इंजर हो जाते हैं. इंजरी कैसे हो जाती है? जो ये फैट डिपोजिटेशन है यानी कि प्लाक है, वो प्लाक यहाँ पे धीरे धीरे जमा हो जाता है, यहाँ पे डिपोजिट होने लगता है. ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. हम इन कॉज को, इटियोलॉजी को मत भूलना आप, तो ही आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आएगी. तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होने लगता है, प्लेक जमने लगता है, और प्लेक का फॉर्मेशन होने के बाद में वहां पे जो ये लाइन लिखी हुई है अपना नैरो ल्यूमेन, तो ये जो ल्यूमेन है अंदर वाला स्पेस जहां पे ब्लड पास होता है, वो ल्यूमेन है, वो ये ऐसे प्लाक जमता रहेगा, फैट डिपोजिट होता रहेगा. तो यहाँ पे जो स्पेस उसको प्रॉपर मिलना चाहिए ल्यूमेन में, वो नहीं मिलेगा. ब्लड को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, तो ल्यूमेन क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, छोटा सा हो जाता है. और वहां पे ये जो प्लाक जमा है, इसी प्लाक जमने के वजह से वहां पे कहीं ना कहीं जो एंडोथेलियल सेल्स है, इनर लाइनिंग जो लेयर है, वो रैप्चर होने लगती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंजरी होने लगती है. और वो इंजरी होने के वजह से वहां पे साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि इंजरी होगी तो वहां पे प्लेटलेट काम करेगी, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर काम करेगा उसको हील करने के लिए. और जैसे क्लोटिंग फैक्टर भी यहाँ पे जुड़ेगा इसके साथ में, तो ये ब्लॉकेज है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये और बढ़ेगा. ये ऑब्स्ट्रक्शन है वो और बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो है वो क्या कर देगा? ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, यानी कि रोक लेगा, रोक लेगा, यानी कि बंद हो जाएगा रास्ता, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा. ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद में सीएडी कॉज हो जाता है. क्या हो जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि यहाँ पे हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है ब्लड फ्लो, और प्रॉपर तरीके से हार्ट को नहीं मिल पाता, हार्ट को नहीं मिल पाता. जो ब्लड फ्लो मिलना चाहिए हार्ट की मसल को, सेल को, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो गया? आपकी आर्टरी में. कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी का काम क्या रहता है? हार्ट को, मसल को, सेल्स को ब्लड पहुंचाना. ठीक है, आगे हम बात करते हैं. यहां से आप आ जाइए. ये जो प्लेक जमा, ये जो प्लेक जमा है, ये प्लेक अगर रैप्चर हो जाता है, रैप्चर, तो रैप्चर हो जाने के बाद में वहां पे वापस क्या काम करेगा? इम्यून रिएक्शन होगा, यानी इम्यून सिस्टम वहां पे काम करेगा,
और वो इम्यून सिस्टम वजह से वहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर है वो एक्टिव हो जाएंगे और वहाँ पे जुड़ जाएंगे कि कहाँ पे रैप्चर वाले पार्ट पे वहाँ के सभी पहुँच जाएंगे। जैसे कि ये आपकी जैसे आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी में ये यहाँ पे प्लेक जमा हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। अब यहाँ पे रैप्चर हुई, ये जो प्लेक है वो रैप्चर हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं प्लेटलेट वो सारे यहाँ पे आके पहुंच जाएंगे और इसके साथ में क्लिंग हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और वहाँ पे वो हील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर जमने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज बढ़ जाएगी और पूरी तरह से ब्लॉक होने के बाद में कोरोनरी आर्टरी वहाँ पे हार्ट अटैक, उस समय क्या कंडीशन रहती है आपकी, हार्ट अटैक। बिकॉज जो ब्लड फ्लो मिलना चाहिए ब्लड को बिल्कुल ही मिलना बंद हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, पहुंच रहा लेकिन बहुत धीमी गति से पहुंच रहा है। वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट को वो ज्यादा रहेगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो ब्लड फ्लो मिलेगा नहीं, ब्लड फ्लो मिलेगा नहीं तो वहाँ पे डिमांड ज्यादा रहेगी हार्ट को, पर वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हार्ट को, तो उस समय एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इस्केमिया। इस्केमिया इस्केमिया कब होता है, जब ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से हार्ट को मिलता नहीं, हार्ट की मसल्स को, तो वहाँ पे इस्केमिया होता है। यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है हार्ट में और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है। इसी के साथ में एक और कंडीशन रहती है आपकी एंजाइना। एंजाइना मीन्स एक सिम्टम है, सिम्टम रहता है आपका जो कि चेस्ट पेन। जब वहां पे प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा हार्ट को तो वहां पे एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन होने की भी एक सिम्टम नजर आएगा। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है। हार्ट अटैक को हमने पढ़ा भी है पहले, क्या बोलते हैं हम, एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो कि इसी चैनल पे है, आप चैनल में जाके एमआई देख सकते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सिम्टम, सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फर्स्ट है आपका इस्केमिया। इस्केमिया मीन्स अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, अनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। हार्ट को प्रॉपर तरीके से एडुकेट मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, उस कंडीशन को हम कहते हैं इस्केमिया। सेकेंड वन इज एंजाइना। एंजाइना मीन्स चेस्ट पेन। चेस्ट पेन यानी कि जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर वो इंडिकेट कर रही है, ट्रिगर कर रही है, तो चेस्ट पेन उसका सिम्टम है, उसको चेस्ट पेन होगा। पर्सन को स्टार्टिंग चेस्ट पेन सेंटर ऑफ द चेस्ट से स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे वो आपका आएगा शोल्डर तक, फिर आर्म्स, नेक, जो ये आपके पेन होंगे, जिस कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइना। थर्ड वन इज डिज्निया। डिज्निया जो है यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब बात करते हैं हम फोर्थ, एरिथमिया इज द कंडीशन इन विच इलेक्ट्रिक इंपल्सेज होते हैं, इंपल्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्सेज, जो कि हार्ट बीट को इंडिकेट करते हैं, हार्ट बीट को इंडिकेट करते हैं। जो हार्ट बीट है वो आपकी क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, इरेगुलर, इरेगुलर हार्ट बीट, इसमें इस एरिथमिया में। ओके, नेक्स्ट वन इज डायफोरेसिस। डायफोरेसिस यानी एक्सेसिव स्वीटिंग,
एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेट होगा यानी कि पसीना ज़्यादा आएगा उसको, उस कंडीशन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये इसके मोस्ट ऑफ सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज है वो कैसे हम पता करेंगे, तो वो हम करेंगे बाय द ईसीजी, बाय द ईसीजी। तो ये आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या हम कह सकते हैं सिम्टम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हम आगे बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में पेशेंट की हम फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन पहले करेंगे, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, ये दोनों हम हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, जिस समय पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एंटर हुआ उस समय उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी थी, क्या वो चल के आया, वो बात कर सकता था, वो प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स दे पा रहा था, उससे क्या सिम्टम आ रहे थे, वो सारा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन उस समय हम करेंगे। साथ ही उसका हाइट, वेट और सभी फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें हम इंक्लूड करेंगे। देन आफ्टर उसका ईसीजी, हम उसका ईसीजी करवाएंगे। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वह कराएंगे जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज है उसमें अगर चेंजेज आता है तो हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हार्ट में दिक्कत है, परेशानी है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो जो हम जांच करते हैं, जो एग्जामिनेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम बोलते, वो आता है किस रूप में आता है, ग्राफ के रूप में। आपने देखा होगा इस तरीके से। तो वो हम चेक करते हैं, किसके थ्रू चेक करते हैं, ईसीजी के थ्रू, बाय द ईसीजी। थर्ड वन इज इकोकार्डियोग्राम। इको करते हैं उस समय हमें एक क्लियर इमेज मिल जाती है, उसका साउंड के हिसाब से रहता है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो है वो भी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में एक डाई भेजते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट डाई कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी में। तो डाई है वो एक क्लियर इमेज बताता है, प्लेक है वो जमा है, कितनी ब्लॉकेज है, वो हमें क्लियर वहाँ पे जाके वो डाई जुड़ जाता है, वहाँ की जो इमेज है वो क्लियर बता देता है। तो ये एंजियोग्राफी है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन और एमआरआई। ये भी एक क्लियर इमेज के लिए है। 6 इज स्ट्रेस टेस्ट, एक स्ट्रेस देंगे, तनाव देंगे हार्ट को, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, कुछ ट्रेडमिल पे दौड़ाएंगे, उससे हार्ट है वो स्ट्रेस में आ जाएगा, वो उसको डिमांड पड़ेगी ऑक्सीजन की। अगर प्रॉपर तरीके से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ईसीजी है वो चेंज आएगी, ईसीजी चेंज हो जाएगी। ईसीजी चेंज होगी तो उस समय हमें पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कार्डियक आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ट्रिगर कर सकता है। 7 इज ब्लड टेस्ट, लिपिड टेस्ट करवा देंगे, लिपिड टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। इनके जांचें करने के बाद में, इन जांचों को करने के बाद में हम पता कर सकते हैं कि हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें कोई भी ब्लॉकेज है या नहीं है। कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, अगर वो कंडीशन बढ़ जाती है तो उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो कि हमने उसके पैथोफिजियोलॉजी में भी बात करी थी। हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट को, या हार्ट फेल हो जाता है,
हार्ट फेलियर, ठीक है। आई होप आपको डायग्नोज इवैल्यूएशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसको ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को। फर्स्ट है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की। कोरोनरी स्टेंट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। फोर्थ वन इज एथ्रेक्टोमी। एथ्रेक्टोमी, एथ्रोमा हमने पढ़ा भी था। एथ्रोमा मीन्स क्या होता है? प्लेक, प्लेक बोलो या एथ्रोमा बोलो, फैटी सब्सटेंसेस होते हैं। एथ्रेक्टोमी उस सब्सटेंसेस को कट कर देना। टोमी जहाँ पे भी आता है इसका मतलब उस चीज़ को कट किया है। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें फर्स्ट है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की। कोरोनरी स्टेंट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। फोर्थ वन इज एथ्रेक्टोमी। एथ्रेक्टोमी, एथ्रोमा हमने पढ़ा भी था। एथ्रोमा मीन्स क्या होता है? प्लेक, प्लेक बोलो या एथ्रोमा बोलो, फैटी सब्सटेंसेस होते हैं। एथ्रेक्टोमी उस सब्सटेंसेस को कट कर देना। टोमी जहाँ पे भी आता है इसका मतलब उस चीज़ को कट किया है। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है।